नमस्कार। अब हम इस लेक्चर में गाउस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। गाउस का नियम हमें ये बताता है कि अगर कोई बंद सतह है उसके थ्रू जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, वो कितना होगा, उस पे उसकी जो डिपेंडेंसी है उस एरिया में, जो सरफेस के अंदर में जो एनक्लोज्ड एरिया है उसमें जो चार्ज ट्रैप्ड है उसकी वजह से उनका फ्लक्स पे क्या प्रभाव होगा, अगर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स कैसा होगा। तो ये सब जानकारी हमें गाउस के नियम से मिलती है। इसके संबंध में हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे अपने इस लेक्चर में, और हम ये जानेंगे कि इसका हम कैसे प्रयोग करें और गॉसियन सरफेस का क्या महत्व होता है, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। तो चलिए देखते हैं और इसके बारे में सीखते हैं अपने इस लेक्चर में। तो जैसा कि हमने कहा, किसी बंद पृष्ठ यस से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम देंगे जो हमारे जो टोटल चार्ज होगा उस बंद पृष्ठ में, जैसे अगर क्यू, और जो फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है, जो आप कह सकते हैं उसको, जैसा कि हमने कहा कि गाउस नियम जो है हमारा किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को बताता है, और उसका मान क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो जो होता है, जो हमारा क्यू जो बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो कुल आवेश है, और जो हमारा स्थिरांक है एप्सिलॉन जीरो, जैसा कि आप जानते हैं। चलिए इसे हम कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं, जहाँ पे सबसे पहले लेट्स से अगर हम एक स्फीयर लेते हैं, मान लीजिए एक हमारा स्फीयर है जिसके सेंटर पे हमारा कोई चार्ज क्यू है, और यहाँ पे जो सतह पे है जो स्फीयर का मतलब जो गोला है वो वहाँ पे कोई एरिया है डीएस है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एरिया का यूनिट होगा वो आउटवर्ड होगा, एन कैप डायरेक्शन, जैसे सतह का हमने पढ़ा, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस रेडियस के आउटवर्ड एरिया में, आउटसाइड में होगा। और जो ये त्रिज्या है वो हमारा लेट से आर है। तो अगर हमें इसका फ्लक्स इस क्लोज सतह से इस स्फीयर के थ्रू अगर हमें एस्टिमेट करना है तो हमारा क्या होगा। तो मान लीजिए ये जो पहले ये डेल्टा एस से करते हैं, तो इनका डेल्टा एस का एरिया में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है लेट से अगर ई है, और ये जो वेक्टर है ये, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसी से हम फ्लक्स ज्ञात करते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा है। तो अगर हम ई की बात करें तो हम ई को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, एंड क्यू अगर हमारा चार्ज है इसके द्वारा आर डिस्टेंस, हमारा यहाँ पे जो सरफेस का डिस्टेंस है आर है, आर स्क्वायर एंड आर कैप, राइट। और इसी प्रकार हमारा एरिया डी एस है, और इसका जो एरिया है वो है डायमेंशन है एन कैप, राइट। तो अगर हम स्केलर्स को आउट लेके आए हो तो हमारे पास क्या मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस, और आर कैप डॉट एन कैप। और आप यहाँ पे देखें जो जो यूनिट वेक्टर आर कैप एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा आर डॉट का एन कैप का वो हमारा क्या होगा, वो 1 होगा, राइट। ये आपके वेक्टर के फार्मूला से आप जानते हैं। तो अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो अब हमारे पास क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपान आर स्क्वायर डी एस, राइट। तो अब हमें ये पूरे गोले के थ्रू जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हम अगर डिवाइड किए तो हम इनका टोटल सम कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल फाइल होगा वो हमारा ऐसे सारे फाइज के सम होंगे, तो हमारा जो स्केलर्स अमाउंट मैग्नीट्यूड है वो हमारे बाहर आ जाएंगे यहाँ पे। और जो एरिया का सम होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा समेसन आल डेल्टा यस। तो डेल्टा यस कितना होगा हमारे इसके स्फीयर के केस में, जो सम है अगर सबको जोड़ दे तो हमारा होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा ना। तो एरिया का जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो अब इस स्थिति में अगर आप देखें तो हमारा जो फाई होगा वो अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई। तो आप देखिए ये हमारा जो गॉस लॉ का स्टेटमेंट है वो कितना वैलिड है हमारे इस क्लोज सरफेस के लिए। हमने पता किया सेम अमाउंट, ठीक है। इसी प्रकार आप स्फीयर का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, सॉरी आप एक सिलेंडर का एग्जाम्पल ले सकते हैं बेलनाकार पृष्ठ के संबंध में। तो मान लीजिए एक आपका ये एक बेलन है जिसके ऑफ कोर्स 3 पृष्ठ होंगे। आपका एक पृष्ठ ये हुआ जिसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, ये पृष्ठ ये हुआ, तो लीजिए ये S1 है, ये S2 है, और एक पृष्ठ ये हुआ S3, राइट। मान लीजिए इस बेलन के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई है।
तो अगर हमको टोटल फ्लक्स जानना है इस सिलेंडर के, इस बेलनाकार आकृति के जो बंद एरिया है इसके थ्रू, तो हमारा टोटल फ्लक्स क्या होगा? अगर ये हमारा ये φ1 है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 है और यहाँ से अगर φ3 है, तो जो फाई टोटल होगा वो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 होगा, राइट। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जो हमारा एरिया है S3 है और जो E है, ये एक दूसरे से जो एंगल बनाते हैं वो एंगल क्या होगा? वो 90 डिग्री होगा। तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा E और S का, वो हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो φ3 हमारा आ जाएगा 0, राइट। अब अगर φ1 की बात करें तो हमारा φ1 होगा हमारा E डॉट S1, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट। और सिमिलरली हमारा φ2 क्या होगा? E डॉट S2, और S2 का जो मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ये, राइट। तो आपका यहाँ हो जाएगा E डॉट माइनस S1, तो आपको यहाँ मिल जाएगा माइनस E डॉट S1, राइट। अब अगर हम अपना टोटल फ्लक्स ज्ञात करें तो हमारा क्या मिलेगा? हमको मिलेगा E डॉट S1 माइनस E डॉट S1, और आपको मिला टोटल फ्लक्स 0। तो अब देखिए कि इस जो क्लोज सरफेस का जो ये सिलेंडर था, इसमें कोई चार्ज इसके क्लोज सरफेस में नहीं है, तो हमारा टोटल फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से क्या आया? फाइनली 0 आया। तो ये एक ब्यूटी है हमारे जो गॉस लॉ के एप्लीकेशन का, कि आप ऐसे बहुत सारे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट केस में आप गॉस लॉ अप्लाई करके वहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है उससे ज्ञात कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप ये भी ज्ञात कर सकते हैं, अगर फ्लक्स आपको पता है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और क्या उसके विदिन में चार्ज होगा। ये बहुत ही कारगर टूल साबित होता है ये नियम, जो हम अपने आने वाले बहुत सारे भौतिक प्रश्नों को हल करने में यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं और फिर देखेंगे कि हम कैसे इसका सही से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो गॉस के नियम में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु सबसे पहला है कि गॉस का नियम किसी भी बंद सतह के लिए सही है, चाहे वो आकार कुछ भी हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका कोई शेप हो सकता है, सिमेट्रिकल सिलेंडर, आप जैसे हमने बात की स्फेरिकल बात की, और नहीं रैंडम से होता है। जो टोटल चार्ज होगा विद इन में उस पर डिपेंड करेगा, उसके शेप पे डिपेंड नहीं कर सकता। और जो हमारा जो हमने देखा जो फाई इक्वल टू क्यू आई एप्सिलॉन 0 आया, तो जो क्यू है, ये जो चार्ज है, ये टोटल एक चार्ज नहीं है, इसमें अगर कई चार्ज है तो टोटल चार्ज का सम होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, टोटल चार्ज जो होगा उसके सम के बराबर होगा। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे कि हमने कुछ ऐसे सतह भी हो सकते हैं, जैसे ये कि कुछ चार्ज इसके बाहर है और कुछ चार्ज इसके अंदर है, राइट। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स के एस्टिमेट करते हैं, तो जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एस्टिमेट होगा वो हमारे सारे चार्जेज की वजह से यूज होगा। जैसे हम यूज करते हैं अपना सुपरपोजिशन और कूलॉम के नियम से, उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। बट जब हम गॉस की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा क्यू है, जो राइट साइड में अगर हम फ्लक्स एस्टिमेट करते हैं, वो केवल हमारे जो चार्ज इस क्लोज सरफेस में है उसी को यूटिलाइज करेंगे। आउटसाइड चार्ज से हमें फ्लक्स एस्टिमेशन में गॉस लॉ में कोई मतलब नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चौथा पॉइंट है कि हम जो गॉस नियम जिस सतह पे हम यूटिलाइज करते हैं उसे हम गॉसियन सरफेस करते हैं, गॉसी सतह कहते हैं। और हम अपने सुविधा के अनुसार कोई भी गॉसी सतह चूज कर सकते हैं, जहाँ पे मोस्टली हम ऐसा चूज करते हैं जहाँ पे कुछ सम्मति हो, जो सिमेट्रिक शेप होता है, तो वहाँ पे हमारा कैलकुलेशन होता है बहुत ही आसान हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और अंतिम पॉइंट है हमारा यहाँ पे है कि जो ये गॉस का नियम है, कूलॉम के निहित जो व्युत्क्रम व्युत्क्रमानुपाती वर्ग दूरी पे जो डिपेंडेंस है उस पर निर्भर करता है। तो अगर गॉस लॉ कहीं भी उल्लंघन होता है, इसका मतलब वहाँ पे कूलॉम लॉ का नियम होगा जो सही नहीं है। तो इस प्रकार हमारा कहीं भी जहाँ पे कूलॉम लॉ वैलिड है वहाँ पे निश्चित रूप से हमारा गॉस लॉ वैलिड होगा। तो ये तो हो गया हमारे गॉस लॉ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और कैसे हम एस्टिमेट करते हैं। हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल से कि कैसे हम जो है कॉन्सेप्ट है जो Q बाई एप्सिलॉन 0 टोटल फ्लक्स एक बंद सतह से एस्टिमेट करने का वो कितना उपयोगी है। और इससे हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस में, इवन सिमेट्रिक केस हम बहुत सारे सरल कैलकुलेशन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट कर सकते हैं, जहाँ पे ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन मच कॉम्प्लिकेटेड। तो चलिए इसके संबंध में हम आगे बढ़ेंगे और हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग, जहाँ पे हम इसके बहुत ही अच्छे उपयोग के बारे में देखेंगे। तो आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।